116 ये जहर बहुत ताकतवर है। उस औरत के बारे में सुनकर ध्रुव बहुत हैरान था। तभी विदुर ने उसके बारे में आगे बताते हुए कहा, इसके बाद वो औरत 20 सालों के लिए गायब हो गई, लेकिन उसके बाद वो एक दिन फिर वापस आई। इस बार वो शक्ति सम्राट से शक्ति पूर्वज बन चुकी थी, और इसलिए जिस किसी ने भी पहले उस पर सवाल उठाए थे, वो गधे अपने कमरों में छिपकर बैठे रहे और किसी ने भी बाहर आने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। इसे ऐसा मान लो जैसे सभी ने उसके आने की खबर को नजरअंदाज कर दिया था। विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सर हिलाकर हैरान होते हुए कहा, 20 साल? मतलब 5 सितारों वाली एकलव्य से उसे शक्ति पूर्वज बनने में 20 साल लगे? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया आचार्य? इस पर विदुर ने तुरंत उसे जवाब देते हुए कहा, ज्यादा? अरे बहुत कम साल लगे। उस औरत का हुनर इतना ज्यादा था कि बस पूछो मत। खैर, उसके बाद एक दिन मेरी उस औरत से मुलाकात हो गई जब मैं एक खास जड़ी बूटी ढूंढ रहा था, लेकिन पता ही नहीं चला कब ये मुलाकात एक मुकाबले में बदल गई और आखिर में हम दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। विदुर के मुंह से ये बात सुनते ही ध्रुव की आंखें हैरानी में और बड़ी हो गई। ये पहली बार था जब विदुर इतना खुलकर अपने किस्से सुना रहे थे जो ध्रुव को बहुत दिलचस्प लग रहे थे। इसलिए विदुर के रुकने पर ध्रुव ने तुरंत आगे पूछा, फिर क्या हुआ आचार्य? आप उससे मुकाबला जीते? पुराने पलों को याद करते हुए विदुर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उन्होंने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, उस मुकाबले का नतीजा? चकल अब क्या कहूँ, नतीजे के तौर पे तुम ये मान सकते हो कि मैंने उसे हरा दिया था, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल से। ये सुनते ही ध्रुव गहरी सांस लेने लग गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके गुरु एक शक्ति पूर्वज को मुकाबले में हरा चुके होंगे। इस वजह से उसने अपने आप पर काबू पाने के लिए लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू किया। मुश्किल से ही सही, विदुर ने उस औरत को हरा तो दिया था। सच तो ये था कि जिस तरह से शक्ति सम्राट होने के बावजूद उस औरत ने शक्ति पूर्वजों को हरा दिया था, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन फिर भी आचार्य विदुर ने उसे मुकाबले में मात दे दी थी। इसका मतलब उस वक्त विदुर शायद पूरे मार्कस के सबसे शक्तिशाली हकीम रहे होंगे। यही सोचते हुए ध्रुव का मुंह खुला हुआ था, जिसे देखकर विदुर ने उससे पूछ लिया, अरे तो इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? मुझे पूरा भरोसा है कि आगे जाकर तुम भी मेरे जितने ताकतवर बनोगे। इस पर ध्रुव ने हल्की उदासी के साथ विदुर को जवाब देते हुए कहा, देखते हैं, शायद या फिर शायद नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो जरूर करूंगा आचार्य। ध्रुव विदुर से इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाया। विदुर शक्तियों के जिस लेवल की बात कर रहे थे, वो उसकी सोच से भी परे था, और वो अच्छे से जानता था कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए मौके के साथ साथ किस्मत की भी बहुत जरूरत होती थी। फिलहाल तो ध्रुव सिर्फ अपनी पर्पल तिलिस्मी शक्ति को काबू करना चाह रहा था, और उसके बाद वो अपने फ्लेम मैंट्रा को विकसित करना चाहता था। अगर वो जल्द से जल्द ऐसा कर देता है तो वो दक्ष रैंक हासिल कर लेगा। रही बात शक्ति सम्राट और शक्ति पूर्वज बनने की, तो वो फिलहाल इतना ज्यादा सोचना ही नहीं चाह रहा था, ताकि उसका पीछा करते करते उसका दम न घुटने लगे। तभी ध्रुव के दिमाग में एक सवाल आया, और उसने परी की सतरंगी शक्ल को देखते हुए विदुर से सवाल पूछा, तो क्या आचार्य आप ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर परी भी पॉइजन बॉडी है? इस पर विदुर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को जवाब दिया, हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था, लेकिन उस औरत का ख्याल आते ही मैं खुद को तुम्हें उसके बारे में बताने से रोक नहीं पाया। खैर, ऐसे शरीर वाले ट्रेनिंग से अपने जहर को मजबूत नहीं करते हैं, और योद्धाओं जैसे वो अपनी शक्ति को ट्रेन भी नहीं करते, बल्कि ताकतवर बनने के लिए तो ये लोग सिर्फ। इतना कहकर विदुर परी के मुंह के पास लगे जहर को गौर से देखने लगे, और न जाने कुछ सोचते हुए वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। ये देखते हुए ध्रुव ने जानने की इच्छा में उनसे सवाल किया, सिर्फ क्या आचार्य? फिर जैसे ध्रुव का सवाल सुनते ही विदुर वापस होश में आ गए, और उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, ताकतवर बनने के लिए ये लोग जहर खाते हैं। ये सुनते ही ध्रुव हैरान हो गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये देखते हुए विदुर समझ गए कि ध्रुव को समझ नहीं आया कि आखिर कोई जहर खाने से कैसे ताकतवर बन सकता था। इसलिए विदुर ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, जैसे ही ये लोग जहर खा लेते हैं, तो इनका जहरीला शरीर उस जहर को बदलकर शक्ति का रूप दे देता है, और ये शक्ति कोई आम शक्ति नहीं, बल्कि एक खासा जहरीली शक्ति होती है। जितना ताकतवर जहर होता है, उतनी ही ज्यादा ताकतवर उससे बनने वाली शक्ति होती है, और इसलिए पॉइजन बॉडी वालों को किसी कठिन ट्रेनिंग से होकर नहीं गुजारना पड़ता है। जब तक वो जहर खाते रहेंगे, उनकी शक्तियां बढ़ती रहेंगी। विदुर की पूरी बात सुनकर ध्रुव खुद को संभाल नहीं पाया, और उसने हैरानी में हड़बड़ाते हुए विदुर से कहा, लेकिन ये क्या बात हुई आचार्य?
ये लोग तो हमारी दुनिया के ही नहीं लगते, कहीं ये किसी दूसरे प्लैनेट से तो नहीं आते। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसे लोगों का जिक्र सुना है और सच में मुझे तो भरोसा भी नहीं हो रहा कि कोई जहर खाकर कैसे जिंदा रह सकता है। इस पर विदुर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को जवाब दिया, ये कोई एलियन नहीं है ध्रुव। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इन्हें जहर से कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि आखिर वो है तो जहर ही। इसलिए आमतौर पर तो ये लोग शक्तियाँ बढ़ाने के लिए जहर खा लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ शरीर में जहर की मात्रा बढ़ती जाती है, तो सालों से इकट्ठा हुआ जहर एक साथ शरीर पर हमला करने लगता है और किसी का भी शरीर ये हमले नहीं झेल पाता, और इसलिए धीरे धीरे ऐसी पॉइजन बॉडीज बहुत दर्दनाक मौत मर जाते हैं। ये कहते हुए विदुर के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। वही दर्दनाक मौत के बारे में सुनकर ध्रुव का शरीर भी थरथराने लगा। फिर आंखों में उदासी के साथ उसने बिस्तर पर लेटी परी को देखते हुए विदुर से सवाल किया, तो आचार्य, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? ध्रुव के इस मासूम से सवाल को सुनकर विदुर ने चेहरे पर हल्की उदासी के साथ जवाब देते हुए कहा, नहीं ध्रुव, इस दुनिया में हर किसी को किसी न किसी चीज की कीमत चुकानी ही पड़ती है, और पॉइजन बॉडीज खुद को जल्दी ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत यही होती है कि एक दिन उनका शरीर उनका साथ छोड़ देता है। ये दुनिया बहुत जालिम है ध्रुव, यहाँ सांस लेने तक की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। विदुर की बात ध्रुव की समझ तो आ रही थी, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ध्रुव और परी इतने वक्त में एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे और इसलिए वो इस तरह अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाह रहा था। इसलिए ध्रुव ने कुछ सोचते हुए विदुर से एक और सवाल किया, और आचार्य, अगर ये शक्तियां हासिल करने के लिए जहर खाना छोड़ दे, क्या तब भी इसका यही अंजाम होगा, या फिर वो ऐसा करके जिंदा बच सकती है? ध्रुव के इस सवाल पर विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, अगर इस बारे में सोचा जाए तो हाँ, अगर ये जहर खाना छोड़ दे तो इसकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन अगर बात हकीकत की करें तो एक पॉइजन बॉडी कभी जहर खाना छोड़ ही नहीं पाती। इसमें पूरी तरह से गलती उनकी भी नहीं होती, क्योंकि जितना असरदार जहर होगा वो उससे उतने ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और तो और ये लोग जहर पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो चोरी करना हो या फिर किसी को जान से मारना। इन लोगों की आंखों में किसी जहर की वैसी ही इच्छा होती है जैसे किसी हकीम की आंखों में दिव्य रोशनी की इच्छा। मेरा मतलब, जहर को पाने के लिए वो आग में भी छलांग लगा सकते हैं, और ऐसा करने से पहले वो एक बार सोचेंगे भी नहीं कि वो क्या करने जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम इसका जहर खाना इतनी आसानी से छुड़वा दोगे? इतना कहकर विदुर ध्रुव को देखने लगे, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। और तभी उन्होंने देखा कि ध्रुव कुछ नहीं बोल रहा था, और इसलिए उन्होंने ही बात आगे बढ़ाई, ध्रुव, अगर इस लड़की ने कभी जहर नहीं खाया होता तो बात दूसरी होती, लेकिन एक बार जहर खा लेने के बाद फिर चाहे इसने वो गलती से ही क्यों न खाया हो, इसकी पॉइजन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद वही सब होगा जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। तो अगर मैं मुद्दे की बात बताऊं तो इसे बचाने में हमें बहुत देरी हो गई ध्रुव। ध्रुव ने देखा कि ये कहते हुए विदुर ने अपना सिर उदास होकर झुका लिया था। इससे ध्रुव समझ गया कि परी को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, जिस वजह से उसे बहुत बुरा लगने लगा। वो समझ गया कि असरदार जहर का पॉइजन बॉडीज के लिए वही अट्रैक्शन था जैसा कि किसी इंसान का नशे के लिए होता है, और इसका मतलब परी को जहर खाने की लत छुड़वाना शायद नामुमकिन था। तभी विदुर ने अपना सिर उठाकर ध्रुव से आगे कहा, फिलहाल तो ये पॉइजन बॉडी के शुरुआती लेवल पर है, और इसका मतलब वो जब भी होश में होती है तो वो तुम्हें बिना किसी तकलीफ के छू सकती है। लेकिन आगे जाकर जब इसका शरीर अगले लेवल पर पहुंच जाएगा तो ये जिस भी चीज को छुएगी वो चीज जिंदगी को तुरंत अलविदा कह देगी। ये सुनते ही ध्रुव और ज्यादा घबरा गया, और तभी उसे याद आया कि डॉक्टर परी ने उससे क्यों कहा था कि आगे जाकर भी ध्रुव उसका दोस्त ही रहे, क्योंकि परी जानती थी कि आगे जाकर उसके शरीर का क्या हाल होने वाला था, जिसके बाद कोई भी उसके करीब तक नहीं आना चाहेगा। ये सोचते हुए ध्रुव के दिमाग में एक सवाल आया, लेकिन इसे कैसे पता पॉइजन बॉडी के रहस्य के बारे में? आचार्य ने तो मुझसे कहा कि इस बारे में बहुत लोग नहीं जानते। फिर अबाबा जैसे छोटे से शहर में रहकर परी को वुहान साम्राज्यों के ऐसे रहस्य के बारे में कैसे पता लगा? ध्रुव का दिमाग पढ़ते हुए विदुर भी इस सवाल के बारे में सोचने लगे, और तभी उन्होंने एक बार फिर अपनी नज़र परी की तरफ घुमाई और उन्हें परी के पास रखा एक सतरंगी कागज दिखा। फिर विदुर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस कागज के टुकड़े को अपने पास खींचा, और फिर वो उसे खोलकर ध्यान से पढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि उस सतरंगी कागज में अलग अलग तरह के जहर बनाने के नुस्खे लिखे हुए थे।
फिर नुस्खे पढ़ते पढ़ते जैसे ही विदुर कागज के निचले हिस्से पर पहुंचे तो अचानक कुछ देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए वो कागज ध्रुव को पकड़ा दिया। ध्रुव ने जैसे ही वो सतरंगी कागज हाथ में लेकर उसे पढ़ना शुरू किया तो उसके चेहरे पर एक उदासी झलकने लगी। उस कागज में लिखा हुआ था कि पॉइजन बॉडी एक खास तरह का शरीर होता है जो जहर पीकर अपनी ताकत बढ़ा सकता है। अगर किसी पॉइजन बॉडी को पहचानना हो तो पेट के पास से दिल तक की लाइन को देखना चाहिए, जो 7 रंगों की होती है लेकिन बहुत ही बारीक होती है, इसलिए इसे बहुत गौर से देखना पड़ता है। ये लाइंस शरीर की ताकत के साथ बढ़ती जाती है और जैसे ही ये लाइन दिल तक पहुंच जाए तो इसका मतलब वो पॉइजन बॉडी ताकतवर हो चुकी है। और यही वक्त होता है जब इस तरह की बॉडी के मालिक को न जाने कितने जहर एक साथ महसूस होने लगते हैं और उसका शरीर धीरे धीरे मिटने लगता है। इसके बाद वही सब लिखा था जो विदुर ध्रुव को पहले ही बता चुके थे। कागज पढ़ने के बाद ध्रुव ने वो सतरंगी कागज लहराते हुए विदुर से कहा, इसका मतलब वो पहले से ही इस बारे में जानती थी, लेकिन अगर वो इसी तरह अपने शरीर को नुकसान पहुंचाती रही तो बहुत जल्द इसके शरीर में जहर के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। इतना कहकर ध्रुव ने वो कागज वापस विदुर को पकड़ा दिया, जिसके बाद उसने परी की तरफ देखते हुए विदुर से सवाल किया, लेकिन आचार्य एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अगर डॉक्टर परी का शरीर जहर को झेल सकता है तो फिर ये इस वक्त ऐसी हालत में क्यों है। इस पर विदुर ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, ये जहर बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए फिलहाल के लिए ये सिर्फ बेहोश हुई है और मेरे ख्याल में कुछ घंटों में वापस होश में आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। विदुर की बात सुनते ही ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और फिर पास ही रखे एक पत्थर पर जाकर चुपचाप बैठ गया। ये देखकर कि ध्रुव वहां बैठकर परी के होश में आने का इंतजार कर रहा था, विदुर ने वापस अंगूठी के अंदर जाना ठीक समझा। वही ध्रुव पत्थर पे बैठकर लगातार परी को देखे जा रहा था। उसे परी के लिए बहुत बुरा लग रहा था और उसे याद आया कि परी क्यों हकीम बनना चाहती थी लेकिन फिर भी हकीम नहीं बन पाई थी, और इसकी वजह था उसका ये शरीर जिसके साथ उसने इस दुनिया में जन्म लिया था। इसी शरीर की वजह से उसके हकीम बनने के सपने चकनाचूर हो गए, लेकिन उसका ताकतवर बनने का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा, क्योंकि वो कभी न कभी ऐसी पॉइजन मास्टर बनकर रहेगी जिससे शायद सब डरने लग जाए, जैसा कि वो चाहती थी। जब वो दिन आएगा तो कोई भी परी की खूबसूरती देखकर उस पर फिदा नहीं होगा, कोई भी उसे छेड़ने तक की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन इसी वजह से कोई भी उसका दोस्त बनने तक के बारे में नहीं सोचेगा। ध्रुव जानता था कि परी अंदर ही अंदर हकीम बनकर लोगों की जान बचाना चाहती थी, लेकिन ऊपरवाले को ये मंजूर न था। किसी ने सच ही कहा है, ऊपरवाले के खेल निराले होते हैं। उसने इस खूबसूरत लड़की को ऐसा ही बनाया जिसके पास वो चीज थी जिससे सभी डरते थे। ध्रुव परी को देखकर ये सोच ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि परी का सतरंगी चेहरा अब धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा था। ये देखते हुए ध्रुव के मन में एक सवाल आया, क्या ये जागने वाली है? यही सोचते हुए उसने पत्थर पर बैठकर ये देखना चाहा कि आखिर आगे क्या होने वाला था, और तभी उसने देखा कि परी का चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो गया, जिसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू की। आखिर क्या करेगी परी आंखें खोलते ही? 117 फर्स्ट जाना होगा खटाना इलाके में। फिर जैसे ही डॉक्टर परी को होश आया तो सबसे पहले उसके हाथ हिलने लगे, जिसके बाद उसने आंखों से अपने पास रखे काले जहर को देखा। उस जहर को देखते ही परी के चेहरे पर उदासी और गुस्सा साथ साथ दिखाई देने लगा। फिर एक पल बाद अचानक वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं फिर से खुद को रोक नहीं पाई, मुझे सच में मर जाना चाहिए। वही पत्थर पर बैठे ध्रुव ने जब डॉक्टर परी को इस तरह से रोते हुए देखा तो उसे अंदर ही अंदर और ज्यादा बुरा लगने लगा, जिसके बाद वो तुरंत उठकर सीधे बिस्तर के पास चला गया। फिर जैसे ही वो परी के ठीक पीछे पहुंचा तो उसने अपना हाथ परी की पीठ पर रखकर उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन अपनी पीठ पर हाथ महसूस कर परी घबराते हुए तुरंत पलटी और उसने देखा कि वो हाथ ध्रुव का था जो इस वक्त उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसे देखकर परी ने हड़बड़ाते हुए अपने आंसू पोंछे और फिर ध्रुव से सवाल किया, तुम कब आए? ये सुनकर ध्रुव ने तुरंत परी को जवाब देते हुए कहा, मुझे आए थोड़ा वक्त हो गया, मैं जब आया था तो तुम बेहोश पड़ी हुई थी। ध्रुव की बात सुनकर परी के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने चुपके से वो काले जहर की पुड़िया अपने हाथ में बंद की। फिर एक पल बाद जैसे उसे अचानक कुछ याद आया और उसने घबराते हुए ध्रुव से पूछा, कहीं तुमने मुझे छुआ तो नहीं? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए परी को जवाब दिया, तुम मुझे काफी वक्त से जानती हो परी, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं उन लोगों में से हूँ
जो सामने वाले को मुसीबत में देखकर उसका फायदा उठाते हैं। ये सुनकर परी समझ गई कि ध्रुव उसका सवाल नहीं समझा था और इसलिए उसने ध्रुव को समझाते हुए कहा, अरे मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कहना चाह रही हूँ कि कहीं तुमने गलती से भी मुझे बेहोशी की हालत में छुआ तो नहीं। परी के इस सवाल का जवाब देते हुए ध्रुव ने उससे कहा, नहीं, मैं तुम्हें दूर से ही देख रहा था। ध्रुव की ये बात सुनकर परी की जान में जान आई और उसने एक राहत की सांस ली। फिर उसने बिस्तर से उठते हुए ध्रुव से कहा, मैं ठीक हूँ। वो तो बस मैं जो जहर बना रही थी उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। परी का झूठ सुनकर भी ध्रुव ने तुरंत उससे कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप परी को देखता रहा। इस दौरान परी ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ध्रुव उसे इस तरह से क्यों देखे जा रहा था। तभी ध्रुव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए परी से धीमी आवाज में एक सवाल किया, परी क्या सच में इस चीज का कोई इलाज नहीं है? ध्रुव की ये बात सुनकर पहले तो परी ने कुछ नहीं कहा, फिर जैसे ही उसे शक हुआ कि ध्रुव को उसके राज के बारे में पता चल गया था, तो उसने बात को छुपाने के लिए ध्रुव की तरफ हल्के गुस्से के साथ देखते हुए कहा, क्या किस चीज की बात कर रहे हो तुम? मुझे सच सच बताओ, क्या जानते हो तुम? परी के इस सवाल के बाद ध्रुव समझ गया था कि परी शायद उसे इस बारे में बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसे तो पहले ही परी की पॉइजन बॉडी के बारे में पता लग गया था और इसलिए ध्रुव ने सीधे परी की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने वो सतरंगा कागज पढ़ लिया है और साथ ही मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुमने वो काला जहर खाया था जिसे तुम फिलहाल अपनी मुट्ठी में छुपा रही हो। ये सुनकर परी बहुत ज्यादा उदास हो गई और तभी उसके चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने ध्रुव से कहा, फिर तो तुम पॉइजन बॉडी के बारे में भी जान गए होगे। परी के बात का जवाब देते हुए ध्रुव ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया, जिसे देखकर परी ने उससे आगे कहा, फिर तो सच जानने के बाद तुम्हें भी अब मुझसे डर लगने लगा होगा ना? परी ने इतना कहा ही था कि उसकी खूबसूरत आंखों पर आंसू छलक पड़े, जिसमें से एक बूंद उसके गालों को छूकर नीचे जाने लगी। ये देखकर ध्रुव का दिल भी काफी उदास हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए परी को जवाब दिया, डॉक्टर साहिबा आप भी कभी कभी बिना सोचे बोल देती हैं। अरे भाई, अगर मैं तुमसे डरा होता तो फिर यहाँ पर रुकता ही क्यों? ये झोपड़ी छोड़कर भाग नहीं जाता, और वैसे भी हमने इतनी मुश्किलें साथ देखी हैं तो फिर इससे क्यों घबराना? ये सुनते ही परी के बहते आंसू अचानक से रुक गए और उसने तुरंत अपना सिर उठाकर ध्रुव की तरफ देखा और उसे देखते देखते वो एक पल के लिए शांत हो गई, जैसे उसे भरोसा नहीं हो रहा था ध्रुव की बात पर, और इसलिए उसने ध्रुव से दोबारा सवाल किया, क्या तुम सच में मुझसे नहीं डरोगे? और क्या अब भी तुम मेरे हाथ का बना खाना खा पाओगे? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, हाँ, अगर दिल से बनाओगी तो जरूर खाऊंगा। तभी ध्रुव की मुस्कुराहट देखकर परी के दिल की उदासी थोड़ी कम हुई और उसने अपनी आंख से आंसू पोंछते हुए मन ही मन खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, शुक्रिया ध्रुव, शायद इस जिंदगी में तुम ही हो जो मेरे सच्चे दोस्त बन सकते हो। इसलिए आगे जाकर अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते रहे तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं अबाबा की वही डॉक्टर परी रहूंगी जिससे तुमने दोस्ती की थी, और कम से कम तुम्हारे लिए तो मैं वो पॉइजन मास्टर नहीं रहूंगी जिससे सब आगे जाकर खौफ खाएंगे। इस दिन के बाद आगे के दिन बड़े शांति से गुजरे और दोनों के बीच और गहरी दोस्ती हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि सच जानने के बावजूद ध्रुव उससे दूर नहीं हुआ था और इस बात से डॉक्टर परी उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी थी। अब दोनों की दोस्ती ऐसे मुकाम पर आ गई थी जहां दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाया करते। वैसे अगर गौर से देखा जाए तो ध्रुव ने जो किया वो दरअसल उसकी फीलिंग्स की वजह से था, क्योंकि ध्रुव को डॉक्टर परी के लिए अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन इस बात से डॉक्टर परी को ध्रुव पर पूरा भरोसा होने लगा, जिस वजह से पहले पहले तो ध्रुव थोड़ा हैरान भी हुआ, क्योंकि अब उसे डॉक्टर परी का वो साइड देखने को नसीब हो रहा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिर धीरे धीरे दिन गुजरते गए और ध्रुव की पर्पल तिलिस्मी रोशनी काफी ज्यादा ताकतवर हो गई। ये नतीजा उसकी ट्रेनिंग की वजह से था, जो वो तपती धूप में भी बिना किसी चीज की परवाह किए लगातार करता रहा। इसके अलावा ध्रुव की शक्तियां बढ़ने की एक और वजह थी, और वो वजह थी तिलिस्मी शेर का जादुई लिक्विड, जिसके बिना शायद ध्रुव को अपनी पर्पल तिलिस्मी रोशनी को ताकतवर बनाने में न जाने कितने साल लग जाते और उसके बाद भी न जाने वो रोशनी इतनी ताकतवर हो पाती या फिर नहीं। आज भी ध्रुव ते धूप में अपनी कठिन ट्रेनिंग जारी रखा हुआ था, और तभी ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी काली आंखों में एक पर्पल रोशनी दिखाई दी, जो वक्त के साथ साथ ज्यादा देर तक ध्रुव की आंखों में रहने लगी थी। लेकिन कुछ पल बाद
ध्रुव की आंखें वापस पहले जैसी काली दिखने लगी। फिर अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ध्रुव आज हर रोज की तरह खड़ा नहीं हुआ और न ही उसने सूरज की तेज धूप से बचने की कोशिश की जैसी कि वो आमतौर पर करता था, बल्कि आज तो उसने अपना सिर उठाकर सूरज की तेज धूप को सीधे अपनी आंखों से देखने की कोशिश की और फिर सूरज को देखते हुए उसने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, बाहर आओ। फिर जैसे ही उसने इतना कहा तो उसके हाथों से एक पर्पल कलर की रोशनी तेजी से बाहर आने लगी। उसके हाथ से निकलती रोशनी फिलहाल न सिर्फ ध्रुव के हाथ को ढक चुकी थी बल्कि उसके फोआर्म्स भी उस रोशनी में छुप गए थे। ये देखकर ध्रुव के चेहरे पर खुशी झलकने लगी, जिसके बाद उसने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए जमीन पर एक जोर का मुक्का मारा और उसके जमीन पर मुक्का मारते ही वहां जैसे कोई धमाका हुआ और जमीन पर बहुत सी दरारें पड़ गई। वो दरारें बढ़ते बढ़ते पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई, जिसे देखकर ध्रुव खुद को कहने से नहीं रोक पाया, क्या बात है, ये तो बहुत ताकतवर रोशनी है। ध्रुव इस बात से खुश था कि ये कमाल उसके सिर्फ एक मुक्के से हो गया था। तभी उसकी अंगूठी में से अचानक विदुर उड़ते हुए बाहर आ गए और उन्होंने ध्रुव के हाथ को देखा जो पर्पल रोशनी से छुपा हुआ था और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि इस शक्ति को देखकर तुम्हारा और मन कर रहा होगा इसे ट्रेन करने का, लेकिन तुम्हारी मौजूदा ताकत के हिसाब से तुम इसे इससे ज्यादा काबू में नहीं कर सकते। और अगर तुम इसके बावजूद इसे ट्रेन करते रहे तो बहुत जल्द ये ताकतवर होती रहेगी लेकिन तुम्हारे काबू के बाहर हो जाएगी, जिसका नतीजा तुम अच्छी तरह से जानते हो। विदुर की इस बात पर ध्रुव ने जवाब देते हुए कहा, जानता हूँ आचार्य, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे शरीर में जो तिलिस्मी शक्ति इस वक्त घूम रही है वो धीरे धीरे मेरे काबू से बाहर होती जा रही है। मैं पहले जितनी आसानी से इसे संभाल पा रहा था अब मुझे उतनी ही मुश्किल हो रही है इसे संभालने में। इसलिए अगर ये इसी तरह बढ़ती रही तो बहुत जल्द ये मुझ पर काबू पाने की कोशिश करने लगेगी, जिसके बाद इसे संभालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये सुनकर विदुर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, अब जो तुम्हें इतना कुछ समझ आ गया है तो एक चीज और समझ लो कि इसके पहले कि ये तिलिस्मी रोशनी तुम पर हावी हो तुम्हें इसे विकसित करना ही होगा। विदुर की इस बात पर ध्रुव पहले तो सिर झुकाकर अपने हाथ में जलती रोशनी को देखता रहा और फिर उसने झटके से अपना सिर उठाकर मुस्कुराते हुए विदुर से सवाल किया, मैं जानता हूँ आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो कब करेंगे हम इस रोशनी को विकसित। ध्रुव का सवाल सुनकर विदुर की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने ध्रुव की आंखों में देखते हुए उसे बताया, कल दोपहर को, लेकिन उसके पहले तुम्हें कुछ चीजें तैयार करनी होगी। ध्रुव ताकतवर तिलिस्मी रोशनी को विकसित करने के लिए तैयार था और वो जानता था कि विदुर उसे जो भी तरीका बताएंगे वो आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला था, क्योंकि जितना अब तक उसने विदुर को जाना था उससे एक बात तो साफ थी कि आचार्य विदुर आसान शब्द से नफरत करते हैं। ये सोचते हुए ध्रुव ने विदुर से सवाल किया, कैसी चीजें आचार्य। उसके चेहरे पर इस वक्त हल्की परेशानी थी, जिसे देखते हुए विदुर जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने हंसते हुए ध्रुव से कहा, हाँ, तुम्हारा डरना जायज है ध्रुव, अब तक तो तुम जान ही गए होगे कि तिलिस्मी रोशनी को विकसित करना आसान नहीं है। ये वैसे तो दिव्य रोशनी से बहुत कमजोर होती है, लेकिन एक 9 सितारों वाले एकलव्य के लिए इसे विकसित करना बहुत मुश्किल है। इसलिए तुम्हें 2 तरह की गोलियां तैयार करनी होगी जो तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होने से रोक सके। और ये 2 गोलियां हैं, ताकत बचाने वाली गोली और बर्फीली गोली। ये रैंक 2 की गोलियां हैं जिन्हें बनाना तुम्हारे लिए आमतौर पर थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि तुम सिर्फ रैंक 1 के हकीम हो, लेकिन अब जो तुम्हारे पास तिलिस्मी रोशनी है इसलिए तुम इसे बना सकते हो। इतना कहकर विदुर ने देखा कि ध्रुव उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, इसलिए उन्होंने उससे आगे कहा, जब तुम अपनी तिलिस्मी रोशनी को विकसित करोगे तो तुम्हें उस रोशनी को अपने शरीर के रोम रोम से गुजरने देना होगा। इस वजह से वो ताकतवर रोशनी तुम्हारी शक्तियों को बहुत डैमेज पहुंचा सकती है और इसलिए शक्ति बचाने वाली गोली खाकर तुम अपनी शक्तियों पर एक ऐसी परत चढ़ा दोगे जिससे रोशनी उन्हें खत्म नहीं कर सकेगी। इसलिए तुम्हें ये दवा तो बनानी ही होगी। इसके अलावा जैसा कि तुम जानते हो कि वो पर्पल रोशनी अभी भी बहुत जंगली है और मौका मिलने पर कभी भी तुम पर हावी हो सकती है, इसलिए उसे विकसित करते वक्त वो सीधे तुम्हारे दिमाग पर वार करेगी, जिससे तुम्हारी रोशनी को विकसित करने की इच्छा भी मिट सकती है। और वो तुम्हारे दिमाग में रोशनी विकसित करने का एक ऐसा डर छोड़ देगी जो शायद तुम जिंदगी भर में भी न मिटा पाओ। इसके लिए हमें बर्फीली गोली चाहिए है जो तुम्हारे दिमाग को हर वक्त ठंडा रखेगी, जिससे तुम्हारे जहन में बुरे ख्याल नहीं आएंगे। ये बात सुनते वक्त ध्रुव ने देखा कि विदुर कितने सीरियस दिख रहे थे, इसलिए उसने उन्हें टोकने या फिर कोई मजाक करने की कोशिश भी नहीं की।
फिर ध्रुव ने जैसे ही अपना सिर हिलाते हुए विदुर के सामने हामी भरी तो विदुर ने उसे आगे बताते हुए कहा, और दोनों गोलियों को बनाने के लिए ये रहे नुस्खे। इतना कहकर विदुर ने अपनी उंगली ध्रुव के माथे पर रखी, जिससे दवा के नुस्खे सीधे ध्रुव के दिमाग में चले गए। नुस्खे दिमाग में जाते ही ध्रुव ने विदुर की तरफ देखते हुए सवाल किया, बाकी सब तो ठीक है आचार्य, और रैंक 2 का लकड़ी मूल शक्ति वाला तिलिस्मी पत्थर तो मेरे पास है, लेकिन मैं रैंक 2 का बर्फ मूल शक्ति वाला तिलिस्मी पत्थर कहाँ से लाऊंगा। ध्रुव ये सोचकर थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि रैंक 2 का तिलिस्मी पत्थर हासिल करने के लिए उसे रैंक 2 के तिलिस्मी जानवर को मारना पड़ा था। वो मुकाबला बहुत ही खतरनाक था और यही सोचकर ध्रुव को लगने लगा कि शायद बर्फ मूल शक्ति के तिलिस्मी पत्थर को लाने के लिए भी उसे वापस तिलिस्मी जानवरों के खतरनाक इलाके में जाना होगा और फिर किसी रैंक 2 के जानवर से मुकाबला करना होगा। इसके बाद ध्रुव आसमान की ओर देखने लगा और फिर उसने अपनी नज़रें नीचे करते हुए खाई की तरफ देखकर एक बार फिर उड़ना शुरू किया। उसके बाद ध्रुव झोपड़ी के पास पहुंचकर उसके अंदर गया और उसने देखा कि डॉक्टर परी इस वक्त वो सतरंगी कागज पढ़ रही थी जो वो आमतौर पर एक किताब में रखा करती थी। फिर ध्रुव ने उसे बताया कि उसे कुछ वक्त के लिए तिलिस्मी जानवरों के इलाके में जाना होगा, जहां उसे रैंक 2 के एक तिलिस्मी जानवर से मुकाबला करना पड़ेगा। ये सुनकर परी अचानक घबराने लगी और उसने ध्रुव से कहा कि वो भी उसके साथ चलेगी, लेकिन फिर ध्रुव ने उसे समझाते हुए वहीं रुकने को कहा, क्योंकि मौजूदा ताकत को देखते हुए वो ये वादा नहीं कर सकता था कि रैंक 2 के तिलिस्मी जानवर से परी को बचा सके, और इसलिए उसने परी की सलामती के लिए उसे वहीं रहने को कहा। अपनी जान पर खतरा होने के बावजूद परी की इच्छा थी कि वो ध्रुव के साथ जाए, लेकिन ध्रुव नहीं चाहता था कि वो उसके साथ चले और इसलिए वो उसके साथ जाकर उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसके बावजूद परी को ध्रुव की बहुत ज्यादा फिक्र थी, इसलिए उसने तुरंत अपने पास से एक जहरीली गोली निकालते हुए ध्रुव के हाथों में थमा दी। क्या होगा जब एक बार फिर ध्रुव जंगल के उस खतरनाक इलाके में जाएगा जहां जानलेवा और खूंखार तिलिस्मी जानवर रहते हैं। 118 कैसे करेंगे मुकाबला रैंक 2 के तिलिस्मी जानवरों से। ध्रुव ये बात अच्छी तरह से जानता था कि डॉक्टर परी को उसकी काफी फिक्र थी और इसलिए उसने चुपचाप वो जहरीली गोली अपने पास रख ली। फिर परी का शुक्रिया अदा करने के बाद ध्रुव ने तेजी से अपने पैर जमीन पर पटके, जिससे एक छोटा धमाका हुआ और ध्रुव पूरी रफ्तार से पहाड़ की ओर चल पड़ा। फिर पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही ध्रुव ने डॉक्टर परी को हाथ दिखाते हुए अलविदा कहा, जो इस वक्त नीचे खड़े होकर ध्रुव की तरफ ही देख रही थी। उसके बाद उसके शरीर में एक थरथराहट हुई और ध्रुव की पीठ पर से पंख बाहर आने लगे। पंखों के बाहर आते ही उसमें से एक पर्पल रंग की चमक दिखाई दी और तभी ध्रुव ने अपनी नज़र घुमाते हुए खतरनाक इलाके की ओर देखना शुरू किया। उसने देखा कि वहां गहरे हरे रंग के पेड़ बहुत ज्यादा तादाद में थे, जिस वजह से वो पेड़ों के अलावा ज्यादा कुछ अच्छे से नहीं देख पाया। फिर ध्रुव ने आसमान में जलते सूरज को देखते हुए अपने माथे पर से पसीना पोंछा और फिर वो अपने तिलिस्मी चील के पंख फड़फड़ाते हुए सीधे खतरनाक इलाके के लिए उड़ान भरने लगा। तिलिस्मी जानवरों का इलाका बहुत ही बड़ा था और इसलिए एक रैंक 2 का तिलिस्मी जानवर ढूंढना ध्रुव को काफी मुश्किल समझ आ रहा था। वो लगातार 1 घंटे तक रैंक 2 का जानवर खोजता रहा, लेकिन तब भी ध्रुव को एक जानवर तक दिखाई नहीं दिया। आखिरकार ध्रुव ने थककर विदुर से मदद मांगने की कोशिश की। वो अच्छे से जानता था कि आचार्य की शक्तियों की वजह से वो 1 किलोमीटर तक के दायरे में तिलिस्मी जानवरों को आसानी से ढूंढ सकते थे। विदुर ने वैसे तो कहा था कि वो ध्रुव की मदद नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही ध्रुव खतरनाक इलाके के अंदर घुसा तो विदुर ने सोचा कि उन्हें ध्रुव की मदद करनी चाहिए। इसलिए वो ध्रुव को इस बार मना नहीं कर पाए और उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से अपने आसपास के तिलिस्मी जानवरों को देखना शुरू किया। तभी विदुर को एक जानवर दिखा और उन्होंने तुरंत उस तरफ इशारा करते हुए ध्रुव से कहा, मुझे एक रैंक 2 की बर्फ मूल शक्ति का तिलिस्मी जानवर तो दिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ कोई गड़बड़ है। इसलिए अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो मैं कहीं और देख सकता हूँ, लेकिन इसमें हमें और वक्त लग जाएगा। विदुर के मुंह से ये सुनकर और उनके दिखाए रास्ते को देखकर ध्रुव ने पंख फड़फड़ाते हुए उस दिशा में जाना शुरू किया और तुरंत ताकत बढ़ाने वाली गोली खाने के बाद उड़ते हुए कहा, पहले जाकर देख लिया जाए कि आखिर ये तिलिस्मी जानवर है कौन सा। ये कहकर ध्रुव तेजी से उड़ते हुए वहां जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो उस जगह के पास पहुंचने ही वाला था तभी अचानक ध्रुव को एक अजीब एहसास महसूस होने लगा। फिर वो जैसे जैसे मंजिल के करीब पहुंचता गया तो उसे वहां से बहुत शोर सुनाई देने लगा। उस शोर को ध्यान से सुनने पर ध्रुव को समझ आया कि ये शोर बहुत सारे लोगों का था।
तभी ध्रुव ने विदुर से एक सवाल किया, आचार्य, क्या यही वो जगह है? इतने में विदुर ने ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, हाँ, यही वो जगह है। और जैसा कि मुझे दिख रहा है, यहाँ बहुत से योद्धा मौजूद हैं जो तिलिस्मी जानवर के शिकार पर आए थे। लेकिन जैसे ही वो एक रैंक 2 के जानवर को खोज रहे थे, उन्हें 2 रैंक 2 के जानवर मिल गए और इसके लिए वो लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसी वजह से वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए वो जमीन पर उतरने लगा। फिर जैसे ही वो जमीन के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने पंख अंदर लेते हुए छलांग मारी और फिर वो सीधे जमीन पर आ खड़ा हुआ। जमीन पर उतरते ही ध्रुव ने तुरंत अपने आसपास नजरें घुमाई कि कहीं कोई खतरा उसके आसपास तो नहीं मौजूद था। लेकिन तभी ध्रुव को अचानक झाड़ियां हिलती दिखाई दी और ध्रुव तुरंत जानवर से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। झाड़ियों की आवाज बढ़ती गई और तभी ध्रुव ने देखा कि झाड़ियों में से कोई तिलिस्मी जानवर नहीं, बल्कि बहुत से योद्धा डरते घबराते बाहर निकले। ये योद्धा तिलिस्मी जानवर से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और योद्धाओं के थोड़े ही पीछे एक रैंक 2 का तिलिस्मी जानवर था जो उन्हें जान से मारने के लिए पीछा कर रहा था। ध्रुव ये देखकर समझ गया कि जरूर ये योद्धा एकलव्य रैंक के कम सितारों वाले थे जो एक रैंक 2 के तिलिस्मी जानवर से बहुत मुश्किल से निपट पाते। और तभी ध्रुव को ध्यान आया कि विदुर ने उससे कहा था कि यहाँ 2 रैंक 2 के तिलिस्मी जानवर थे। इसका मतलब साफ था कि योद्धाओं के लिए अब ये जिंदगी मौत का सवाल बन चुका था और इसलिए वो वहां से अपनी जान बचाकर भागना चाह रहे थे। ये सोचते हुए जैसे ही ध्रुव की नज़र योद्धाओं के बैच पर पड़ी तो उसने देखा कि वो सभी योद्धा एक ही योद्धा टोली के थे और ये योद्धा टोली कोई और नहीं बल्कि खूनी योद्धा टोली थी जिसके कुछ लोगों से ध्रुव पहले ही मिल चुका था। इसके बाद ध्रुव योद्धाओं को तिलिस्मी जानवर के हमले से बचाने के लिए तैयार हुआ ही था कि अचानक उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी, ए आ। चीख सुनकर ध्रुव को याद आया कि शायद उसने ये आवाज़ पहले भी सुनी थी। वो आवाज़ सुनकर सभी योद्धा भागते हुए उस आवाज़ के पास जाने लगे, जिसके बाद उनके पीछे पड़ा तिलिस्मी जानवर भी उसी जगह की ओर बढ़ने लगा। ये आवाज़ बहुत दूर से नहीं आई थी और इसलिए ध्रुव ने वहां जाकर पता करने से पहले अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर ये देखने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या था। तभी ध्रुव की नज़रें योद्धाओं से होते हुए उस लड़की के पास पहुंची तो उसने देखा कि उस लड़की के पैरों में चोट आ रखी थी जो शायद किसी पत्थर से टकराने की वजह से थी। ध्रुव समझ गया कि वो लड़की भी अपनी जान बचाकर भाग रही होगी कि तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो सीधे जमीन पर जाकर गिरी। इसके अलावा ध्रुव ने यह भी देखा कि उस लड़की से थोड़ी ही दूरी पर एक खूंखार रैंक 2 का तिलिस्मी जानवर अपना बड़ा सा मुंह खोला हुआ था जिसमें से उसके बड़े नुकीले दांत भी दिखाई दे रहे थे। वो तिलिस्मी जानवर इस वक्त उस लड़की की तरफ ही बढ़ रहा था और उसकी नज़रों से उसके जानलेवा इरादों का साफ पता चल रहा था। फिर जैसे ही वो तिलिस्मी जानवर ने छलांग लगाते हुए उस लड़की पर हमला करना चाहा तो उस लड़की ने एक और बार जोर से चिल्लाया, बचाओ। और तभी ध्रुव को उस लड़की का चेहरा दिखाई दिया और ध्रुव समझ गया कि ये लड़की कजान के साथ बैठी सायमा थी जो ध्रुव को कुछ वक्त पहले खरी खोटी सुनाई जा रही थी। तभी ध्रुव के चेहरे पर भी पसीना आने लगा और वो भी घबराने लगा क्योंकि उसे पता था कि उसके और सायमा के बीच बहुत ज्यादा फासला था और अगर ध्रुव अपनी पूरी रफ्तार में भी भागता है तो भी वो वहां पहुंचकर सायमा को तिलिस्मी जानवर के हमले से बचा नहीं पाएगा और इसलिए वो मन ही मन उदास होने लगा। लेकिन फिर जैसे ही वो तिलिस्मी जानवर सायमा को जान से मारने ही वाला था तभी अचानक वहां एक गुस्से से भरी भारी आवाज सुनाई दी, खूनी दरिंदे, दूर हो जाओ उससे। इस आवाज के तुरंत बाद झाड़ियों में से एक ताकतवर इंसान बाहर आया और उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी जिसके आसपास बहुत सी शक्तियां मंडराती हुई दिखाई दे रही थी। उस आदमी ने तेजी से जानवर की ओर बढ़ते हुए अपनी तलवार से सीधे उसके पंजे पर हमला किया जिससे उसका पंजा कट गया और इस वजह से दोनों ही तिलिस्मी जानवर पीछे हटने लगे। ये देखकर ध्रुव हैरान हो गया कि उस जांबाज इंसान ने रैंक 2 के तिलिस्मी जानवर का कितनी वीरता के साथ सामना किया और इस वजह से ध्रुव के मुंह से निकल ही गया, बाप रे, ये आदमी कौन है। इतने में जमीन पर रो रही सायमा ने उस इंसान को देखकर खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहा, नोमाद। इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे लगा था कि आज तिलिस्मी जानवर के हाथों उसकी मौत पक्की थी। लेकिन अपने चाचा को अपने पास देखकर सायमा का दहशत भरा चेहरा धीरे धीरे ठीक होने लगा। तभी नोमाद ने बिना पीछे मुड़े सायमा को समझाते हुए कहा, पीछे हट जाओ सायमा, खतरा अभी टला नहीं है। इतना कहकर वो अपने सामने दिख रहे दोनों तिलिस्मी जानवरों को देखने लगा।
उसके आने से तिलिस्मी जानवर पीछे जरूर हटे थे, लेकिन वो वहां से भागे नहीं थे। यही देखते हुए नोमाद मन ही मन थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि एक 2 सितारों वाला दक्ष होने के बावजूद वो ज्यादा से ज्यादा एक रैंक 2 के तिलिस्मी जानवर को संभाल पाता, लेकिन फिलहाल उसके सामने ऐसे 2 खतरनाक जानवर थे जो वहां खून खराबा करने के इरादे से ही आए थे। तभी योद्धाओं में से एक बाकियों से हटकर आगे आया और उसने नोमाद को देखते हुए सवाल किया, लीडर, अब हमें क्या करना चाहिए? वो योद्धा अच्छे से जानता था कि नोमाद की शक्तियां कितनी थी और वो क्या परेशानी थी जो इस वक्त नोमाद के चेहरे पर साफ झलक रही थी। इस पर नोमाद ने अपनी भारी आवाज में उस योद्धा को जवाब देते हुए कहा, कजान, सबसे पहले तो सभी योद्धाओं को इकट्ठा करो और सभी से कहो कि डर कर पीछे न हटे, क्योंकि अगर हम बिखर गए तो ये खूंखार दरिंदे इसका फायदा उठाकर हमें जरूर खत्म कर देंगे। इसलिए इनसे बचने का एक ही रास्ता है कि हम साथ मिलकर इनका सामना करें। ये सुनते ही सायमा बहुत घबराने लगी और उसने कांपती हुई आवाज में नोमाद से कहा, नोमाद, आप कैसे सामना करेंगे रैंक 2 के दोनों तिलिस्मी जानवरों का? इतना कहकर वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक एक लड़की ने उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, लीडर को तंग मत करो सायमा, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। ये सुनकर सायमा ने पलटकर देखा कि वो लड़की उसका हाथ पकड़ी हुई थी और उसे नोमाद के पास जाने नहीं दे रही थी। इस पर सायमा ने उससे गुजारिश करते हुए कहा, माया, हम दोनों जाकर नोमाद की मदद कर सकते हैं। हम मिलकर भले जानवरों को हरा न पाए, लेकिन कुछ देर तो उन्हें रोक ही सकते हैं। वो ये गुहार जिस लड़की से लगा रही थी उसका नाम माया था। माया का रंग गेहुआ था और वो कद से काफी लंबी थी। वो शेर की छाल से बने कपड़े पहनी हुई थी और उसकी कमर पर एक खंजर लटका हुआ था। माया दिखने में खूबसूरत तो थी ही, लेकिन काफी ताकतवर भी थी। उसे देखते ही ध्रुव की आंखें अचानक खुल गई और वो हल्की कमजोरी महसूस करने लगा। तभी उसे समझ आया कि ये कमजोरी शक्तियां कम होने की वजह से थी, और इसलिए ध्रुव ने तुरंत एक ताकत बढ़ाने वाली गोली खाते हुए वापस अपना ध्यान जंगल में चल रहे उस खतरनाक मंजर पर किया। उसने आंखें बंद करते हुए एक बार फिर अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर देखा कि सायमा लगातार माया से नोमाद के पास जाने की परमिशन मांग रही थी। और तभी माया ने परेशानी भरी आवाज में सायमा से कहा, तिलिस्मी जानवर हमारे सभी योद्धाओं को मार देंगे अगर सभी जल्द से जल्द इकट्ठा नहीं हुए तो। हमारी शक्ति एकजुट होने में ही है, लेकिन तुम्हें और मुझे फिलहाल यहीं रहना चाहिए। लीडर जो कुछ भी कर रहे हैं सही ही है, और इसलिए अब तुम उन्हें तंग करना बंद करो। सच कहूं तो तुम्हें तो माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही ये दोनों रैंक 2 के जानवर यहाँ तक चले आए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है सायमा कि तुम हमें कितने बड़े खतरे में डाल चुकी हो। माया से इस तरह की डांट सुनने के बाद सायमा को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप माया के बगल में खड़ी हो गई। इतने में सफेद कपड़े पहना एक जवान लड़का माया के पास आया और उसने कहा, माया, अगर हमें कुछ हो गया तो सबसे पहले सायमा को यहाँ से लेकर भाग जाना। लेकिन उस लड़के की बात सुनकर माया ने उससे अपना मुंह फेरते हुए कहा, मैं लीडर के ऑर्डर के बिना यहाँ से कदम तक नहीं हिलाऊंगी विक्रांत। और वैसे भी अगर तुम उस जानवर से लड़ने की हिम्मत कर सकते हो तो फिर मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए अपने काम से काम रखो। माया से इस तरह बेइज्जती करवाकर उस लड़के ने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए अपनी नज़र सायमा की तरफ की, जो इस वक्त विक्रांत की मट्टी पलीद होते देख अंदर ही अंदर हंस रही थी। वैसे तो कुछ वक्त पहले सायमा को विक्रांत पर एक बहुत बड़ा क्रश था, लेकिन अब उसे विक्रांत सिर्फ एक मस्खरा लगने लगा था। और जब भी उसे किसी खास की तलाश होती तो वो उस काले कपड़े पहने लड़के के बारे में सोचने लगती, जिसकी पीठ पर एक काला पत्थर टंगा रहता था और जिसने उसकी आंखों के सामने ताकतवर गामा को खत्म कर दिया था। तभी उसे याद आया कि उसने कुछ वक्त पहले अबाबा शहर में एक खबर सुनी थी जो किसी आग की तरह तेजी से फैल गई थी। ये खबर थी एक लड़के की जिसने भेड़िया टोली के ताकतवर लीडर मूसा को मार डाला था। ये खबर सुनते ही सायमा का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि ये कारनामा किसका हो सकता था। वो सोचने लगी कि किस तरह वो लड़का जिसने झूठ कहा था कि उसके पास सिर्फ 2 सितारे थे, दक्ष रैंक के मूसा को खत्म करने में कामयाब रहा। वही मूसा जिसे हराने में उसके चाचा नोमाद भी नाकाम रहे थे। सायमा आंखें खोलकर ध्रुव के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसे कजान की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, खूनी योद्धा टोली, सभी एक साथ हो जाओ, हमें तिलिस्मी जानवरों को हराने के लिए लीडर का साथ देना ही होगा। इतना कहकर उसने जैसे ही अपना हाथ हवा में हिलाया तो लगभग 10 योद्धा तेजी से भागकर
एक तिलिस्मी जानवर पर हमला करने लगे जो नोमाद पर हमला करने के लिए भागने ही वाला था। फिर जैसे ही उस रैंक 2 के तिलिस्मी जानवर ने अपने चारों ओर अपने से बहुत कमजोर योद्धा देखे तो उसने बौखलाकर एक तेज दहाड़ लगाई, और उसके दहाड़ लगाते ही उसके पंजों में से बर्फ का एक तेज हमला निकला, जिससे सभी योद्धाओं की ढाल एक झटके में जमीन पर गिर गई। तभी योद्धाओं में से कुछ ने नीचे झुककर अपनी ढाल उठानी चाही, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनकी ढाल बर्फ से ढक चुकी थी और अब उसका कोई फायदा नहीं था। ये देखते ही कज़ान ने चिल्लाते हुए अपनी टोली के योद्धाओं से कहा, साथियों, उस जानवर को रोक कर रखो। धरा मूल शक्ति वाले योद्धा सबसे आगे रहो, उनके पीछे रहकर अग्नि मूल शक्ति के योद्धा उस जानवर पर पूरी ताकत से हमला करो। लेकिन कज़ान के इतना कहते ही उस खूंखार तिलिस्मी जानवर ने आसमान की तरफ देखते हुए एक बार फिर से एक तेज दहाड़ लगाई। आखिर कैसे निपट पाएगी खूनी योद्धा टोली उस खतरनाक तिलिस्मी जानवर से? 119 ध्रुव, तुम ठीक तो हो ना? कज़ान के ऑर्डर देते ही उस बर्फीली मूल शक्ति वाले तिलिस्मी जानवर ने आसमान की तरफ देखते हुए एक तेज दहाड़ लगाई, जिसके बाद उसके पैरों के आसपास बर्फ सी जमने लगी और जैसे ही उस तिलिस्मी जानवर ने अपना पैर उठाकर जमीन पर पटका तो उसके पैर से जमीन अचानक ठंडी होने लगी और वो ठंडक जमीन से आगे बढ़ते हुए सीधे योद्धाओं की तरफ जाने लगी। ये देखकर योद्धाओं में से एक भागते हुए हमला करने बाहर आया, लेकिन जैसे ही उस योद्धा का पैर उस सफ़ेद ठंडी जमीन पर पड़ा तो वो वही की वही बर्फ बन गया, जिस वजह से उसका खून तक जम गया। ये देखकर बाकी सभी लोग घबरा गए और उस सफ़ेद हवा को अपनी ओर आते देखने लगे। योद्धाओं को एक साथ लाने में काफ़ी मेहनत लगी थी, लेकिन तिलिस्मी जानवर के इस हमले से वो सभी मेहनत बर्बाद होती हुई दिखाई दी। सभी योद्धा अचानक से इधर उधर फैलने लगे, जिसे देखकर उस खूंखार तिलिस्मी जानवर के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट दिखाई पड़ी। वो जानवर चारों तरफ योद्धाओं को भागते हुए देख पा रहा था और अब अपनी मर्जी से वो किसी भी योद्धा को मार सकता था। और तभी उस रैंक 2 के तिलिस्मी जानवर की आंखें लाल रंग की हो गई और उसने योद्धाओं को खत्म करने के लिए उनका पीछा करना शुरू किया। ध्रुव ने शक्तियों के इस्तेमाल से आगे देखा कि बहुत से योद्धा जो उस तिलिस्मी जानवर से नहीं बच पाए वो उससे टकराते ही मारे गए। उनकी मौत काफ़ी दर्दनाक रही और इस वजह से बाकी बचे योद्धा लगातार पीछे हटने लगे। ये देखकर कज़ान के माथे पर भी पसीना आने लगा और उसने अपनी आंखों के सामने खत्म होते योद्धाओं को देखते हुए नोमाद से चिल्लाते हुए कहा, लीडर, हम लोग इस जानवर को और देर नहीं रोक सकते। ये हम सभी को खत्म करना चाहता है। कज़ान के चिल्लाने के पीछे थी उसकी परेशानी, जिस वजह से उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वही उसकी घबराहट भरी आवाज़ जैसे ही नोमाद के कानों में पहुंची, जो इस वक्त अकेले एक तिलिस्मी जानवर से लड़ रहा था, तो अचानक उसने तेजी से अपने सामने खड़े तिलिस्मी जानवर पर हमला किया, जिस वजह से वो जानवर कुछ कदम और पीछे हट गया। उसके पीछे हटते ही नोमाद की नज़र थोड़ी दूरी पर खड़े अपनी टोली के योद्धाओं पर पड़ी, जो इस वक्त धीरे धीरे पीछे हट रहे थे और अपनी मौत को धीरे धीरे अपने पास आते हुए देख रहे थे। ये देखकर नोमाद के चेहरे पर भी परेशानी दिखने लगी और वो इस मुसीबत से बचकर निकलने के बारे में सोचने लगा कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो तुरंत एक लंबी छलांग लगाते हुए एक बहुत लंबे पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ते ही नोमाद ने आसपास अपनी नज़रें घुमाते हुए कहा, दोस्तों, हम सब इस तिलिस्मी इलाके से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं आपसे थोड़ी मदद मांगना चाहता हूँ। इस मदद के लिए खूनी योद्धा टोली हमेशा आपकी शुक्रगुजार होगी। अपने लीडर की ये बात सुनते ही कज़ान के साथ खड़े योद्धा एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनका लीडर नोमाद किससे मदद की गुहार लगा रहा था। फिर जैसे ही योद्धाओं ने उस ओर देखना शुरू किया जिस ओर नोमाद ने देखकर मदद मांगी थी, तभी जंगल के बीच से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस तिलिस्मी जानवर को मारने में। लेकिन अगर उस तिलिस्मी जानवर के शरीर में कोई तिलिस्मी पत्थर हुआ। वो आवाज़ इसके आगे कहने ही वाली थी कि अचानक नोमाद ने उसकी बात समझते हुए खुशी से उसे जवाब दिया, तो वो तिलिस्मी पत्थर तुम अपने पास रख लेना, हम उसे हाथ तक नहीं लगाएंगे। ये सुनकर जैसे वो आवाज़ खुशी से झूम उठी और इसी खुशी में उसने बदले में कहा, ये हुई ना बात लीडर, मुझे तुम्हारा ये अंदाज़ अच्छा लगा और वैसे भी कुछ वक्त पहले तुम्हारी टोली के कुछ लोगों ने मेरी मदद की थी और इसलिए आज लगता है वो एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। इतना कहकर अचानक जंगल से किसी के तेज भागने की आवाज़ आने लगी और बहुत से छोटे धमाकों की भी। लेकिन इसके पहले कि वो आवाज़ वहां पहुंच पाती, एक तिलिस्मी जानवर ने सायमा और माया पर धावा बोल दिया। उस जानवर के इस हमले से माया और सायमा को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा,
जिसके बाद माया ने गुस्से में अपनी तलवार बाहर निकाली और फिर वो सीधे उस ताकतवर और खतरनाक तिलिस्मी जानवर से लड़ने के लिए अकेली भागने लगी। उसे अपनी ओर आते देख उस तिलिस्मी जानवर ने एक बार फिर जोर की दहाड़ लगाई और फिर वो भागते हुए माया की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन फिर वो तिलिस्मी जानवर माया पर एक जानलेवा हमला करने ही वाला था कि अचानक एक परछाई तेजी से हवा में उड़ते हुए सीधे माया के सामने आ गई। उसके वहां आते ही पहले तो बहुत सारी धूल उड़ने लगी जिसमें किसी को भी कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर जैसे जैसे धूल छटनी शुरू हुई तो सभी को दिखा कि वो परछाई एक लंबे लड़के की थी जो अपने हाथ में एक काले रंग की बड़ी सी तलवार पकड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर सभी हैरान थे कि आखिर ये लड़का था कौन। कि तभी उस लड़के को देखते हुए कज़ान को धीरे धीरे कुछ समझ आने लगा और उसके चेहरे पर एक खुशी दिखाई देने लगी, जिसके साथ उसने कहा, ध्रुव तुम। कज़ान की आवाज़ सुनते ही ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, हाँ कज़ान, मैं हूँ ध्रुव। वैसे आप लोग कैसे हैं? काफ़ी वक्त हो गया आप लोगों से मिले हुए। इतना कहकर ध्रुव ने कज़ान पर से नज़रें घुमाते हुए सायमा और उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी माया को देखा। इतने में ध्रुव ने झट से अपनी नज़रें तिलिस्मी जानवर की ओर करते हुए कहा, ठीक है, पहले इस जानवर से निपटते हैं, फिर आराम से मेल मिलाप करेंगे। ये कहकर ध्रुव ने अपना हाथ हिलाया और फिर वो अपने सामने मौजूद बड़े से रैंक 2 के तिलिस्मी जानवर को घूरने लगा। जानवर को देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसके बाद उसने तेजी से अपना पैर जमीन पर पटककर बिजली की रफ्तार से उस जानवर के पास जाना शुरू किया। ध्रुव इस वक्त अपने हाथ में अपनी तलवार पकड़ा हुआ था, जो कुछ वक्त पहले तक एक काला बड़ा पत्थर हुआ करती थी। फिर ध्रुव ने पलक झपकते ही उस जानवर के शरीर पर अपनी तलवार पर शक्तियां भरते हुए ऐसा जोरदार हमला किया कि तलवार से उसके शरीर पर एक बड़ी खरोंच आ गई और वो जानवर शक्तियों की वजह से उड़ते हुए कुछ 10 मीटर पीछे जाकर पेड़ों से टकरा गया। उस जानवर के पेड़ों से टकराते ही वो पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गए। ध्रुव का ये हमला देखकर थोड़ी दूरी पर खड़े नोमाद, जो इस वक्त पेड़ से नीचे आ गया था, अपने आप को ध्रुव की ताकतवर हमले की तारीफ करने से नहीं रोक पाया और उसने कहा, वाह, लाजवाब। ये कहते हुए नोमाद के चेहरे पर एक खुशी झलक पड़ी, जिसे देखकर माया भी मन ही मन मुस्कुराने लगी। वो ध्रुव का ये हमला देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि ध्रुव ने इतनी आसानी से रैंक 2 के उस तिलिस्मी जानवर को इतनी दूर पहुंचा दिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ध्रुव, जो देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा था, वो हकीकत में इतना ज्यादा ताकतवर था। किसी ने शायद सही ही कहा है, किसी किताब को देखकर उसमें छिपे ज्ञान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ठीक उसी तरह किसी इंसान को देखकर उसकी काबिलियत और उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वही माया से थोड़ी दूर खड़ी सायमा ध्रुव को वहां देखकर खुशी से पागल होने लगी थी। उसने पहले भी ध्रुव की ताकत का नमूना देखा था, लेकिन अब वो समझ गई थी कि ध्रुव पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था और इस वजह से उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। वही पेड़ों के पास वो रैंक 2 का तिलिस्मी जानवर ध्रुव के इस हमले से बौखला गया था। उसे मार खाने पर बहुत बेइज्जती महसूस हुई, जिस वजह से उसने उठकर एक तेज दहाड़ लगाई। रोआ एस्टरिस्क, और उस जानवर के दहाड़ते ही उसका पूरा शरीर एक बर्फीली हवा से घिरने लगा। फिर जैसे ही वो जानवर पूरी तरह से उस बर्फीली सफ़ेद हवा से ढक गया, तो उसने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर 10 लंबे और नुकीले बर्फ के टुकड़ों से तेजी से ध्रुव पर वार किया। ध्रुव बर्फ के नुकीले टुकड़ों को अपनी ओर आते देख रहा था और फिर जैसे ही वो टुकड़े ध्रुव के बिल्कुल नज़दीक आ गए, तो उसने अपनी तलवार से टुकड़ों को पूरी तरह से रोक दिया। लेकिन बर्फ के टुकड़ों की तलवार से टकराते ही उसकी तलवार पर बर्फ की परत जमने लगी, जिसे देखकर ध्रुव मुस्कुराने लगा और फिर अचानक उसके हाथ में पर्पल कलर की रोशनी दिखाई देने लगी। ध्रुव ने उस रोशनी का इस्तेमाल तलवार पर बनती बर्फ की परत पर किया, जिसके बाद वो परत पूरी तरह से पिघल गई। अपना हमला नाकाम होते देख तिलिस्मी जानवर ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखकर एक जोर की दहाड़ लगाई। रोआ इस दहाड़ से उसके पूरे शरीर पर बर्फ का एक कवच सा बनने लगा, जो कुछ ही देर में बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। बर्फ का कवच पहने हुए तिलिस्मी जानवर को जैसे ही ध्रुव ने देखा, तो वो समझ गया कि उस जानवर का अगला हमला उसके पिछले हमले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। और तभी उस तिलिस्मी जानवर ने तेजी से ध्रुव की तरफ भागना शुरू किया। वो जानवर मुंह खोलकर अपने नुकीले दांत दिखा रहा था और उसे अपनी ओर आते देख ध्रुव ने तुरंत अपनी तलवार हाथ से छोड़कर अपने हाथों को मुट्ठी में बदल लिया। इसके बाद उसके दोनों हाथों में पर्पल रोशनी दिखने लगी और वो अपनी ओर तेजी से आते तिलिस्मी जानवर को गौर से देखने लगा। फिर जैसे ही वो तिलिस्मी जानवर ध्रुव के पास आने लगा,
तो ध्रुव ने महसूस किया कि उसके शरीर से निकलती बर्फीली शक्ति से एक बर्फीला तूफान उठ रहा था जो उसके आगे आगे चल रहा था। उसे देखकर ध्रुव ये बात अच्छे से समझ गया कि ये तूफान किसी भी चीज को जमाकर बर्फ बनाकर रख सकता था। इसलिए ध्रुव ने एक गहरी सांस बाहर छोड़ते हुए अपना पैर जोर से जमीन पर पटका और वो भी जानवर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उसे तिलिस्मी जानवर की तरफ भागते देख वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए। सभी ये सोचने लगे कि आखिर ध्रुव खुद मौत की तरफ क्यों भाग रहा था, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया था। लेकिन तभी सभी को ध्रुव के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, ऑक्टेन ब्लास्ट। ये सुनते ही सभी ने देखा कि ध्रुव और वो जानवर दोनों एक दूसरे से टकराने ही वाले थे कि तभी ध्रुव के पर्पल रोशनी वाले हाथ से अचानक एक तेज धमाका होता दिखने लगा और एक पल के बाद उस धमाके से निकली शक्ति सीधे उस तिलिस्मी जानवर के सिर पर जाकर लगी। और फिर जैसे ही वो शक्ति तिलिस्मी जानवर से टकराई तो उसके शरीर पर चढ़ा बर्फ का कवच एक झटके में पिघल गया, जिस वजह से उसका शरीर अब सुरक्षित नहीं था। इसी बात का फायदा उठाते हुए जानवर की तरफ बढ़ते ध्रुव ने तिलिस्मी जानवर के सिर पर एक मुक्का जड़ दिया। बैंग! एस्टरिस्क! उस मौके में ध्रुव की पर्पल तिलिस्मी रोशनी मिली हुई थी, जिस वजह से उस तिलिस्मी जानवर के सिर में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया और एक तेज दर्द भरी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। वो आवाज थी उस जानवर की जिसके सिर के अंदर ध्रुव अपना हाथ घुसा चुका था और उसका पूरा हाथ खून से रंग चुका था। फिर जैसे ही खून ध्रुव की कोहनी से टपककर जमीन पर गिरा तो ध्रुव ने उस जानवर की बड़ी आंखों में देखते हुए अपना हाथ उसके सिर से बाहर निकाला और फिर उसे एक गीले कपड़े से साफ करने लगा। इस दौरान सभी ने देखा कि कैसे वो रैंक 2 का तिलिस्मी जानवर, जिसने तकरीबन 10 योद्धाओं को जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया था, वो आखिरकार मरकर जमीन पर गिर गया। ये देखकर सभी हैरान थे कि ये सब सिर्फ एक लड़के ने कर दिखाया था। ये एक ऐसा अनोखा काम था कि सभी दंग रह गए थे। फिर अपने हाथ से सारा खून साफ करने के बाद ध्रुव ने खून से सना कपड़ा दूर फेंकते हुए एक खंजर बाहर निकाला और सीधे जानवर के सिर से वो तिलिस्मी पत्थर बाहर निकालने लगा। लेकिन कुछ देर पत्थर को ढूंढने के बाद ध्रुव को समझ आ गया कि तिलिस्मी पत्थर वहां था ही नहीं, और इस एहसास से ध्रुव को थोड़ा बुरा लगा, जिस वजह से उसने एक आह भरी। फिर खंजर पर से खून साफ करते हुए ध्रुव ने अपने कंधे झटके और फिर वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, लगता है मेरी किस्मत खराब है। इसके दिमाग में तो कुछ भी नहीं था। वैसे जब इसने मुझ पर हमला करने के बारे में सोचा था तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि इसका दिमाग खाली होगा। खैर कोई बात नहीं। ध्रुव की बात सुनते ही सभी लोग वापस होश में आने लगे और ध्रुव का खाली हाथ देखकर कजान ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। उसके बाद कजान ने बाकी योद्धाओं को अपना हाथ दिखाकर चिल्लाते हुए कहा, साथियों, चलो अपने लीडर की मदद करें दूसरे तिलिस्मी जानवर को खत्म करने में। और कजान की हुंकार सुनते ही सभी योद्धा जैसे चार्ज हो गए और सभी ने अपने अपने हथियारों पर अपनी पकड़ मजबूत की। फिर चिल्लाते हुए सभी योद्धा नोमाद की तरफ बढ़ने लगे और उसके पास पहुंचकर सभी ने उसके ऑर्डर पर एक साथ मिलकर उस तिलिस्मी जानवर पर हमला किया। इस दौरान ध्रुव अपनी भारी तलवार हाथ में लेकर एक पेड़ से टिककर खड़ा था। वो घास चबाते हुए अपने हाथ पर आई चोट को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत खुशी दिखाई पड़ रही थी। वैसे देखा जाए तो ध्रुव उस रैंक 2 के तिलिस्मी जानवर को एक ही वार से खत्म करने में इसलिए कामयाब हुआ था क्योंकि उसकी मूल शक्ति आग थी। लेकिन इसके बावजूद ध्रुव अपनी पर्पल रोशनी की ताकत से बहुत खुश था, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि उसका एक हमला किसी तिलिस्मी जानवर को खत्म भी कर सकता था। अगर ध्रुव बिना उस रोशनी के किसी तिलिस्मी जानवर से लड़ता तो शायद एक हमले में सिर्फ उस जानवर को थोड़ी चोट पहुंचा सकता था, लेकिन उसे खत्म करना ध्रुव के लिए लगभग नामुमकिन होता। तभी ध्रुव ने अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक ताकत बढ़ाने वाली गोली बाहर निकाली और उसे सीधे अपने मुंह के अंदर डाल लिया। उसकी इस हरकत को किसी ने नहीं देखा था और इसी बात का फायदा उठाते हुए ध्रुव ने धीमी आवाज में खुद से कहा, अगर मेरी रोशनी जल्द ही ताकतवर नहीं हुई तो मैं शायद ताकत बढ़ाने वाली गोली भी न खा पाऊं। ध्रुव पेड़ पर टिककर ये सोच ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि दो खूबसूरत लड़कियां सीधे उसकी तरफ ही चलकर आ रही थी, और तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी, ध्रुव, तुम ठीक तो हो न? ये सुनकर जैसे ध्रुव ने मुस्कुराते हुए सायमा को देखा और फिर उसकी नज़र सायमा के साथ आ रही माया पर पड़ी। माया को इतने करीब से देखकर ध्रुव की धड़कनें तेज होने लगी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई पड़ी। क्या होगा ध्रुव के सफर का अगला पड़ाव?